आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, ना पैसा है ना कौड़ी, हम चीफ ने याद किया 2015 का वाकया। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, आज संसदीय शिष्टाचार पर जोर। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड और 2 एमबीबीएस छात्र गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर एलजी ने की हाई लेवल मीटिंग, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने का निर्देश। बढ़ती गई लापरवाही, संयुक्त जांच में दावा, कसी हुई नहीं थी पटरी। चांदीपुरा वायरस के 50 मामले सामने आए, 16 की गई जान। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, आग के गोले में तब्दील हुआ ऑयल डिपो और पावर स्टेशन। आखिर लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर और सेबी चीफ ने भी जता दी चिंता। धर्मवीर 2 के ट्रेलर लॉन्च पर दबंग स्टाइल में पहुंचे सलमान खान। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 440 वोल्ट का झटका लगना तय, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी खतरे में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश ने पार्टी सुप्रीमो के रूप में मेरी क्षमताओं पर सवाल उठाया, लेकिन मेरी पार्टी फल फूल रही है और मुझे केंद्रीय मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। मांझी ने दावा किया है कि यह उनकी दृढ़ता थी जिसने वास्तव में देश को बनाया, और कहा अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो कोई भी सफलता को रोक नहीं सकता है। बीती बातों को याद करते हुए मांझी ने दावा किया है कि पार्टी सुप्रीमो के रूप में उनकी क्षमताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनौती दी थी जब हम की सरकार बनी थी। किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों को रेखांकित करते हुए मांझी ने कहा कि जब 2015 में पार्टी का गठन हुआ था तो नीतीश कुमार ने सवाल उठाया था कि मैं पार्टी कैसे चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं था। लेकिन आज मेरी पार्टी दौड़ रही है और मैं खुद एक केंद्रीय मंत्री हूं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी शामिल होंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत में गतिरोध और हंगामा न हो, इसीलिए शनिवार को सांसदों को याद दिलाया गया कि अध्यक्ष के दिए गए निर्णयों की सदन के अंदर या बाहर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आलोचना नहीं की जानी चाहिए। सदस्यों को ये भी बताया गया कि उन्हें वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे नहीं लगाने चाहिए और सदन के भीतर फ्लोर पर प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को समाप्त होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। राज्यसभा सचिवालय ने 15 जुलाई को एक बुलेटिन जारी कर राज्यसभा के सदस्यों के लिए पुस्तिका के कुछ अंश प्रकाशित किए। इसमें सदस्यों का ध्यान संसदीय रीति रिवाजों, परंपराओं और संसदीय शिष्टाचार की ओर आकर्षित किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शनिवार को नीट यूजी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड और 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एमबीबीएस के दोनों छात्र सॉल्वर के रूप में काम करते थे। इन दोनों की पहचान कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार के रूप में हुई है और दोनों ही भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी निगरानी ने नीट यूजी परीक्षा के दिन हजारीबाग में सेकेंड ईयर के एमबीबीएस छात्र मंगलम बिश्नोई और फर्स्ट ईयर के मेडिकल छात्र दीपेंद्र कुमार शर्मा की मौजूदगी की पुष्टि की है। अफसरों का कहना है कि ये दोनों कथित तौर पर पंकज कुमार नामक इंजीनियर की ओर से चुराए गए पेपर के लिए सॉल्वर के रूप में काम कर रहे थे, जिसे पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को जम्मू डिवीजन में सुरक्षा स्थिति पर सेना प्रमुख, विभिन्न सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अलावा बीएसएफ व सीआरपीएफ के महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उपराज्यपाल ने जम्मू डिवीजन में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस को समन्वय के साथ आतंकवाद निरोधक अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने इसके लिए सुनियोजित तरीके से अभियान चलाने की हिदायत दी। साथ ही आतंकवादियों के मददगारों को चिन्हित कर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना की जांच कर रहे वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की 5 सदस्यीय टीम दुर्घटना के लिए ठीक से नहीं कसी हुई पटरी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि पैनल के एक सदस्य इस दावे से सहमत नहीं है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उत्तर पूर्व रेलवे जोन के मुख्य जनसंचार अधिकारी ने कहा कि संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी और यह गलत होगा। उन्होंने कहा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त यानी CRS की ओर से जांच पहले ही शुरू हो चुकी है और पहली सुनवाई शुक्रवार को हुई। यह तकनीकी विशिष्टताओं और सूक्ष्म विवरणों के साथ दुर्घटना के हर पहलू का विवरण देगी। कई महत्वपूर्ण चीजें सामने नहीं आती है संयुक्त जाँच में, इसीलिए यह बहुत अपरिपक्व है। गुरुवार को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 कोच बेपटरी हो गए थे। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई थी। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि पूरे राज्य में चांदीपुरा वायरस के 50 मामले सामने आए हैं और 16 लोगों की जान गई है। पटेल ने कहा, हिम्मतपुर में चांदीपुरा वायरस के 14 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 7 मरीजों को भर्ती कराया गया है। चांदीपुर वायरस के 3 मामले दूसरे राज्यों से आए हैं। गुजरात में अब तक चांदीपुरा वायरस के 50 मामले सामने आए हैं और 16 लोगों की जान गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस बारे में हर गाँव और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सचेत कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों, मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, CDHO और मेडिकल कॉलेजों के साथ बैठकें की। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जिससे कुछ डर पैदा हो गया है। 7 मामलों को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए पुणे भेजा गया था, जिसमें से केवल 1 में चांदीपुरा वायरस पाया गया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने शनिवार को यमन के युदेदा बंदरगाह के पास हुती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 87 लोग मारे गए। यह हमला ईरान समर्थित समूह हुती द्वारा इजरायल के आर्थिक केंद्र तेल अवीव पर किए गए ड्रोन हमले के एक दिन बाद हुआ। यमन के हुती गुट द्वारा संचालित मुख्य टेलीविजन समाचार आउटलेट अल मजीरा टीवी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि तेज भंडारण और एक बिजली स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों में अधिकांश घायल गंभीर रूप से जल गए। हुदैदा ने रॉयटर्स को फोन पर बताया कि भीषण बमबारी के दौरान पूरे शहर में धमाकों की आवाजें सुनी गई और अल मजीरा टीवी ने कहा कि नागरिक सुरक्षा बल और फायर ब्रिगेड बंदरगाह के तेल टैंकों में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते हुए दिखे। समाचार पत्रों में पिछले दिनों की खबर आई थी। दिल्ली में रहने वाले शशि भूषण ने पिछले साल एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपए का निवेश किया था। एक साल में उनकी रकम बढ़ गई, 1.70 लाख रुपए हो गई, मतलब कि 70% का रिटर्न। शशि भूषण को इतना रिटर्न कहीं जुए या सट्टे से नहीं, बल्कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से मिली है। यहाँ सवाल उठता है कि एक ही साल में इतना रिटर्न देने वाली ये स्कीम क्या गैर कानूनी है? इसका जवाब है नहीं, यह सब कानूनी है। दरअसल शेयर बाजार हमेशा से ही बढ़िया रिटर्न देता रहा है, लेकिन पहले इस तक पहुंच बहुत कम लोगों की थी। लेकिन अब म्यूचुअल फंड की पहुंच गांव-गांव तक हो गई है। लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अपनी जमा पूंजी पर बेहतर रिटर्न पाना है तो उन्हें शेयर बाजार में निवेश करना होगा। मुंबई में फिल्म धर्मवीर 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। यह फिल्म धर्मवीर का सीक्वल है, जिसका ट्रेलर लॉन्च करने के एक इवेंट आयोजित किया गया है। इस ट्रेलर के लॉन्च में सलमान खान ने शिरकत की। उनके अलावा इस इवेंट में गोविंदा, जितेंद्र और बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी नजर आए, लेकिन सलमान का स्वागत शानदार तरीके से किया गया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर जैकी भगनानी के अपनी वाइफ रकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आए। इस इवेंट में सलमान खान का भव्य स्वागत हुआ और वो मीडिया से रूबरू भी हुए। फिल्मी खबरों पर बारीकी से नजर रखने वाले मानव मगलानी ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सलमान खान की दबंग एंट्री आप देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, धर्मवीर 2 के ट्रेलर लॉन्च में सलमान खान की एंट्री बेहद स्टाइलिश रही। फिल्म प्रवीण तरडे की दिवंगत शिवसेना नेता आनंद घिरे की बायोपिक है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष खालिद महमूद ने संदेह जताया है कि भारत पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शायद ही हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत नहीं आता है तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पीसीबी के पूर्व चीफ ने कहा कि बहुत कम संभावना है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए राजी होगी। उन्होंने कहा कि भारत के न आने से दूसरे क्रिकेट देश भी ऐसा ही कर सकते हैं, जिससे टूर्नामेंट का आयोजन और उससे होने वाला मुनाफा मुश्किल में पड़ जाएगा। महमूद ने कहा, भारत सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और इसका बहुत प्रभाव है। अगर वे अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजते हैं तो मुझे लगता है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी ऐसा ही करेंगे।